बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं R9 टीवी, आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। वक्त हो गया दिन की सबसे बड़ी बहस महापंचायत का। चलिए आज एक बार फिर से बात करते हैं उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में। इस बार सुप्रीम फैसला है कि सरकार द्वारा तय कट ऑफ के हिसाब से ही भर्ती होगी, यानी कि सरकार को राहत मिली तो वहीं शिक्षा मित्रों के लिए झटका है, क्योंकि बात रोटी रोजगार की जो है। लेकिन अब आगे क्या होगा? यह भर्ती की लड़ाई यहां खत्म हो जाएगी या फिर इस भर्ती में और भी पेच है? जानने की कोशिश करेंगे चर्चा के जरिए। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे R9 टीवी के एडिटर इन चीफ अमिताभ अग्निहोत्री जी। स्वागत सर आपका। धन्यवाद। एक मजबूत पैनल हमारे साथ जुड़े, उससे पहले आप रिपोर्ट देखिए। तो लंबे इंतजार के बाद आखिरकार 69,000 शिक्षक भर्ती का रास्ता सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद साफ हो गया। दरअसल लिखित परीक्षा के बाद से ही शिक्षक भर्ती में कट ऑफ पर संग्राम चल रहा था। सरकार ने जो कट ऑफ तय किया था, शिक्षा मित्रों को कट ऑफ का पैमाना रास नहीं आया तो मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, चर्चा आज इसी पर करेंगे। नाहिद लारी खान प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, मनोज मिश्रा प्रवक्ता बीजेपी, जावेद अहमद प्रवक्ता कांग्रेस, आलोक दीक्षित 69,000 शिक्षक भर्ती में ये हैं और पक्ष छात्र हैं, कौशल कुमार प्रदेश मंत्री हैं यूपी प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के। आप सभी का स्वागत भी। और चर्चा की शुरुआत अमिताभ जी आपसे करने जा रहे हैं। इस भर्ती में जितने भी पेच थे वो सब दूर हो गए। क्या आप कह सकते हैं कि रास्ता पूरी तरीके से साफ हो गया? सभी लोग इस फैसले को लेकर सहमत होंगे क्योंकि शिक्षा मित्रों को एक और मौका मिलने जा रहा है? देखिए, सब लोग सहमत होंगे ये मानना भी ठीक नहीं। किसी भी न्यायिक लड़ाई में सभी संबद्ध पक्षों को संतोष नहीं होता। लेकिन हां, आज मैंने ये बहस इसलिए रखी कि उत्तर प्रदेश के आवाम के लिए आज बड़ा दिन है। ये 69,000 प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती इतनी अटकी भटकी लटकी कि कई बार नौजवानों का धैर्य लगा कि अब बांध टूटने वाला है धैर्य का। लेकिन प्रदेश के नौजवानों ने बहुत धैर्य का परिचय दिया। शायद उनके धैर्य के पीछे कारण यह भी रहा, जैसा मैंने अक्सर कहा है जब भी इस तरह के विषयों पर मैंने चर्चा की है इस मंच पर, कि पिछले लगभग 2 दशकों के उत्तर प्रदेश में, जिसमें प्रायः कांग्रेस छोड़कर सभी दलों की सरकारें रहीं, सरकारी भर्तियों का जितना बुरा हश्र रहा उत्तर प्रदेश में, उतना बुरा हश्र तो पुडुचेरी में भी नहीं रहा, त्रिपुरा और मेघालय में भी नहीं रहा। ऐसे ऐसे दांव पेच छल छद्म अटकना भटकना लटकना चटकना वो स्थिति हो गई भर्तियों की कि फुटबॉल भी शर्मा जाए। तो एक भर्ती सिरे चढ़ी, मेरे लिए प्रसन्नता का विषय। हजारों परिवारों ने तपस्या की, लाखों अभ्यर्थी बैठे। किसी ने खेत बेचकर, ननकू ने खेत बेचकर पढ़ाया, तो रज्जाक ने अपने घर की माँ और पत्नी के बिछुआ और पायल और खड़ुआ और मंगलसूत्र गिरवी रखकर बच्चे को पढ़ाया। तब जाके ये स्थिति बनी कि बच्चा नौकरी के लिए कहीं फार्म भरे। और सबसे पीड़ादायी बात मेरे जैसे व्यक्ति के लिए हमेशा ये रही कि इतनी छोटी छोटी तनख्वाह की नौकरियां, ये कलेक्टर की नौकरी तो है नहीं। उत्तर प्रदेश में होमगार्ड की नौकरी अदालत में गई, सिपाही की गई, चपरासी की गई, क्लर्क की गई, मास्टर की गई, कंपाउंडर की गई, और कहां तक गई? पहला पड़ाव हाई कोर्ट, दूसरा पड़ाव सुप्रीम कोर्ट। यानी बच्चों को जितनी तनख्वाह मिलेगी सेवा करने का, अगर अवसर मिला, नियुक्ति मिल गई, तो उससे आधा तो वो वकीलों को दे आए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। क्या ये हम सबके लिए साझी शर्मिंदगी की बात नहीं है? घर बेच के पढ़ाई करो और फिर खेती बेचकर वकीलों की फीस दो, तब जाके
ये दिन आए कि नियुक्ति की का रास्ता साफ हो। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया सिर माथे, देश की सबसे बड़ी अदालत है। लेकिन मैं अब ये कहूंगा आज कि उत्तर प्रदेश को ये संकल्प लेना चाहिए, भर्ती के जितने आयोग हैं, जितने कमीशंस हैं, सबके अध्यक्षों को, भर्ती बोर्डों को और सरकार को भी ईश्वर के लिए ऐसा प्रयास कीजिए कि नौकरशाहों की मूर्खताओं के चलते तो भर्ती नहीं अटके। इतनी तो दया करिए, कम से कम ये अपने बच्चे हैं, हमारे प्रदेश के बच्चे हैं। जवानी में फॉर्म भरे, बुढ़ापे में रिजल्ट आए, ये रास्ता अच्छा नहीं, किसी के लिए अच्छा नहीं। इसलिए भी हम आज ये बहस लेकर आए। और एक चीज अच्छी है, वो दोनों ही स्तर पर अच्छी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो, चूंकि ये विषय भी मेरे हृदय के बहुत करीब रहा है, जो लोग मुझे लगातार देखते रहे हैं ऐसे मंचों पर, वो इस बात की गवाही देंगे। एक तो उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जो हलफनामा दायर किया गया था सुप्रीम कोर्ट में, एफिडेविट, उसमें भी ये बात थी, जो बात बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कही कि शिक्षा मित्रों को अगली भर्ती में मौका दिया जाए। ये बात उत्तर प्रदेश सरकार के एफिडेविट में भी आई सुप्रीम कोर्ट में, और बाद में माननीय अदालत ने उसको रीइंफोर्स कर दिया। कानूनी दांव-पेच अपनी जगह है, नियम कायदे अपनी जगह हैं, नियम उपनियम धारा उपधारा अपनी जगह। लेकिन मेरा मन बार बार द्रवित होता है उत्तर प्रदेश के हजारों हजार शिक्षा मित्रों के लिए भी। उनके जीवन काल में जितने संकट आए, शायद ही ईश्वर न करे किसी के जीवन में आए। उम्र के उस पड़ाव में वो चौराहे पर आकर खड़े हो गए जिस पड़ाव में व्यक्ति चाहता है कि कुछ स्थायित्व आए, परिवार को किनारे लगाऊं। ऐसी ऐसी आपदा आई, तुषारापात हो गया। मैं मेरिट डिमेरिट की बहस में नहीं जाना चाहता, लेकिन ये लोग अपने आप तो भर्ती हुए नहीं थे, भर्ती भी सरकारों ने किया। आज क्या परिस्थिति बन गई, जब मेरा कोई शिक्षा मित्र भाई या बहन मुझे मैसेज करता है कि साहब मानदेय भी नहीं मिला 2 महीने से 3 महीने से, तो मुझे बड़ा कष्ट होता है। शिक्षा मित्रों के परिवारों ने बड़ी कुर्बानियां दी और मुझे बहुत दुख हो रहा है कहते हुए कि मैंने उतनी बड़ी संख्या में शिक्षा मित्रों को इस आपदा के कारण जो उनके जीवन पर आई थी, माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुपालन के बाद, जितनी संख्या में उन्होंने आत्म बलिदान किया है, जितनी संख्या में वो शिक्षा मित्र भाई हो या बहन हो उन्होंने देह त्याग किया, वो प्रसंग भी मेरी आंख को नम करता है। मुझे अपने 35 साल के पत्रकारी जीवन में ऐसा कोई दृष्टांत नहीं दिखता जहां ऐसे संकट के कारण 3-4 हजार लोगों को देह छोड़नी पड़ी हो। इस संकट का भी कोई उपाय खोजा जाना चाहिए। कैसे खोजा जाए, ये बहस के दौरान हम लोग चर्चा करेंगे। मैं सबसे पहले आलोक चौधरी के पास चलूंगा। आलोक जी, अब तो कोई टंटा नहीं, कोई रुकावट नहीं कि अभी भी कोई पेच है? अब आपके स्कूल पहुंचने तक के रास्ते में कोई स्पीड ब्रेकर तो नहीं? सर R90 जी
नहीं नहीं सर, 110% ऐसा कुछ नहीं है सर। और सर्वप्रथम सर मैं R9 टीवी का आभार प्रकट करता हूं और सर आपको प्रणाम करता हूं सर। सर यही मंच है, जब 31,661 की लिस्ट आई थी सर, मैंने यही बोला था आपसे कि ना मुझे कोर्ट कचहरी में जाना है, ना मुझे धरना करना है। मुझे सर गवर्नमेंट के ऊपर, माननीय सीएम साहब के ऊपर और शिक्षा मंत्री जी के ऊपर पूर्णतया विश्वास था। और विश्वास करने का कारण ये था कि किसी भी कोर्ट में कहीं भी कोई भी मामला जाए तो कभी भी क्वालिटी एजुकेशन के साथ कोई भी कोर्ट समझौता नहीं करता है सर। तो इसीलिए सर मैं पूर्णतया स्वस्थ था। जबकि क्या अब आप कोर्ट जाएंगे, मैंने आपसे कहा था कि नहीं सर मुझे कोर्ट नहीं जाना है, मुझे विश्वास था। बस एक छोटी सी दरख्वास्त और है सर कि जितने तीव्रतम गति से 31,661 फाइनल की गई थी, उसी तीव्रतम गति से सर अब हम लोगों को भी नियुक्ति दे दी जाए और हम लोग भी अपने विद्यालय में जाएं सर। बिल्कुल ठीक बात कही। ये मनोज भाई को मैं बहस में तो बाद में लाऊंगा, लेकिन निवेदन अभी कर दूं फिर भूल जाऊंगा। हम दूध के जले हैं मनोज बाबू, इसलिए छाछ भी फूंक के पीते हैं। उत्तर प्रदेश में भर्तियों का अदालतों से जो मोहब्बत का रिश्ता रहा है, उसको देखते हुए मैं डरता हूं। मैं जानता नहीं ऐसा हो सकता नहीं हो सकता, कहो कोई इंटरनेशनल कोर्ट में लिए जाए भर्ती। उत्तर प्रदेश के मिजाज का भी मुझे अंदाज नहीं। तो भैया सर बिल्कुल सर, अब देर मत करना। पता लगा कोई वकील के पास बैठ के पिटीशन ड्राफ्ट करा रहा हो जिनेवा के लिए, बोले जिनेवा ही चलो ससुर, वहीं दायर करेंगे अब की। ये उत्तर प्रदेश है, मैंने देखा महाराज। इसलिए थोड़ा बाबू बाबू को खड़खड़ा देना कि चिट्ठी पत्री जल्दी बना दे बच्चों की, है ना मनोज बाबू। ने हम फिर खबर चलाते घूमेंगे कि आपकी शिक्षा में आपकी ये जो 69,000 का मसला जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पहुंच गया, हेग में। तब हरीश साल्वे को कहां ढूंढेंगे ये सब बच्चे। कौशल भाई आपके पास आऊंगा। सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया वो सबके सिर माथे। देश की सबसे बड़ी अदालत है, उसकी मर्यादा है। लेकिन शिक्षा मित्रों के लिए कहा गया है कि अगली भर्ती में भी उनको अवसर मिले। आप इस निर्णय को कैसे देखते हैं कौशल जी? नमस्कार। नमस्कार भैया। साहब जी, सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है उसके लिए शिक्षा मित्र क्या सभी मान्य है सबके लिए। लेकिन हमारे शिक्षा मित्रों की जो लड़ाई थी वो सिर्फ इतनी थी कि 1,37,000 पदों को 2 भागों में डिवाइड किया गया था और 2 भागों में एक भर्ती 40-45 पे कर ली गई और दूसरी भर्ती की गई 60-65 पर। 60-65 भर्ती पर भी हमको दिक्कत रही थी। 60-65 भर्ती यदि बता के की गई होती, ये अंधेरे में रख के किया गया कि अचानक 60-65 कटाव लगा दी गई, उसको लेकर शिक्षा मित्रों को दिक्कत हुई। दूसरे शिक्षा मित्रों को दिक्कत हुई जी। लेकिन अब अदालत में ये बात सरकार ने भी कही एफिडेविट पे, और बाद में अदालत ने भी अपने आदेश में इसका उल्लेख किया कि वो शिक्षा मित्रों को अगली भर्ती में भी सुविधा दी जाए प्रवेश लेने की। इससे संतुष्ट है कौशल जी? देखिए सर, सरकार ने तो पहले भी कहा था ना, जो मिनिमम क्वालिफिकेशन जो शिक्षा मित्र डिजर्व कर रहे हैं उनको आप सहायक अध्यापक बना सकते हैं। लेकिन सहायक अध्यापक बनाने के साथ साथ उन्होंने कहा कि इनको चाहे तो आप वेटेज दे दीजिए। लेकिन उस वेटेज का यूज किस तरह से किया गया, समस्या यहाँ है। और ये परीक्षा संस्था को ही हम इसको कहेंगे कि उन्होंने चाहे सरकार के लिए हो या माननीय मुख्यमंत्री जी हो, सब कहीं ना कहीं गुमराह किया। 25 अंक का भारांक आपको दिया जाना था, तो जो पासिंग मार के वहां आप भारांक दीजिए। इससे पहले 68,500 की जो भर्ती की गई उसमें मात्र 41,000 पद भरे गए। उसका रीजन सिर्फ यही रीजन था कि जो भारांक था पास होने के बाद भारांक, उस भारांक का कोई मतलब ही नहीं बैठता है। अगर आपको भारांक ही दिया जाना है तो हमको पासिंग मार्क देके, जब 20 साल तक लगातार शिक्षा मित्र शिक्षा विभाग में कार्य कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसका इतना हक बनता है कि उसको जो 20 साल काम किया है, जो अनुभव है, उसको वरीयता दी जानी चाहिए। उसी वरीयता को लेते हुए सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था कि आप इनको वेटेज दे दीजिए जी। वेटेज का मतलब ये नहीं होता है कि वेटेज आप जब वो पास हो जाएंगे 90-97 वो 110 या 115 अंक ले आएंगे, उनको वेटेज की जरूरत ही कहाँ होगी। वेटेज की जरूरत वहां होगी जहां उनको आवश्यकता पड़ रही है, जहां उनके नंबर कम है वहां उसको जोड़ा जाए। तो इसके लिए आने वाले समय में हमें उम्मीद ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी, गुणवत्ता से समझौता कतई मत कीजिए। लेकिन जो आप सुविधा दे रहे हैं, जो आप एक्स्ट्रा शिक्षा मित्रों को बेनिफिट दे रहे हैं, वो उन तक पहुंचे तो जी।
ठीक है। अच्छा, आलोक चौधरी कुछ कहना चाह रहे थे इस वेटेज वाले मामले पर, जब आप कर रहे थे तो वो उंगली का इशारा कर रहे थे, कुछ करेंगे। हाँ बताइए भैया चौधरी जी। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ आदरणीय कौशल जी से। सर मुझे पूरी सहानुभूति है कौशल जी आपसे, लेकिन एक छोटी सी बात है मेरी कि जैसे आप कह रहे हो कि पहले से बता देना चाहिए। सपोज दैट अगर फौजी जंग पे लड़ने जाता है तो ये सोच के नहीं जाता है वो कि ठीक है मैं 10 बुलेट लेके जा रहा हूँ, 2-3 टेररिस्ट होंगे उनको मार के चले आएंगे। ठीक है, वो अपने पूर्णतया तैयारी के साथ जाता है कि मैं जंग पे जा रहा हूँ, मुझे कितने दिन वहां रुकना पड़े, कितना क्या हो, कितना एनिमेशन लेकर के जाऊं मैं। तो सर ये आप गलत कह रहे हैं। बाकी मुझे पूरी संवेदना है आपके प्रति, और सरकार ने आपको नकारा नहीं है, सरकार ने आपको एक चांस और दिया है। तो मित्र एक बार इसको होने दीजिए। जी हमको बीएड बीटीसी का मतलब नहीं है, हमारे बच्चे बीएड और बीटीसी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि 20 साल तक तैयारी करने के बाद क्या 50 साल के अगर बच्चे की आप दौड़ कराएंगे 18 साल के युवक के साथ में, सर ये जो आप कहते हैं सर, बता दीजिए कितने किलोमीटर सर आप ये जो कहते हैं बीच में कि आपने बिना मतलब बीच में गेम में सर मैं आपकी केवल इसका जवाब दे रहा हूं जो आप कह रहे हो कि पहले से बताने। ठीक है भाई, मैं दोनों को रोकूंगा, मैं आलोक दीक्षित को भी रोकूंगा और कौशल जी आपको भी रोकूंगा, रुकना होगा। मैं अपने राजनीतिक मित्रों के पास जरा चलूं। नाहिद लारी, मैंने पूरा हिंदुस्तान देखा, छोटे बड़े सब सूबे देखे, पता नहीं विधाता ने किस कलम से किस मुहूर्त में उत्तर प्रदेश में सरकारी भर्ती का भाग्य लिखा। 20 साल से तो मुझे याद है, भर्ती किसी की निकले, चपरासी की निकले और चाहे निकले सिटी मजिस्ट्रेट भर्ती करने वाली, लाठी चप्पल घूसा प्रदर्शन धरना अदालत तू मैं ये सब राष्ट्रीय कार्यक्रम बन गया। बाकी सरकारों में मैं देखता हूं शांति से भर्ती हो जाती है, कहीं कोई झंझट नहीं। ये आखिर आप लोगों ने क्या घोर माठा किया? घोर माठा समझते हैं ना, क्या घोर माठा आप लोग करते हो बैठ के सरकार में और अधिकारियों के साथ मिलके कि कोई एक भर्ती बता दो मुझे। मुलायम सिंह जी के समय, मायावती जी के समय से पेंडेंसी चली आ रही है। नींद में नियम बनाते हो, क्या करते हो, मैं वही समझना चाहता हूं। महाराष्ट्र में नहीं अटक रही, तमिलनाडु में नहीं अटक रही, आंध्रा में, तेलंगाना में, कर्नाटका में, यहीं क्यों अटकती है चपरासी की भर्ती भी? नाहिद लारी। अग्निहोत्री जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं इस चला चली की सरकार से और जो अगले आने वाली सरकार है, और जैसा हालात दिख रहा है कि निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी, आपके चैनल के माध्यम से मैं अपील करती हूँ कि खास फोकस रखिए कि नौजवानों का भविष्य बचाएं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें, इसको प्रायोरिटी से इस पर काम किया जाए, क्योंकि जितना ज्यादा नौजवान अनएम्प्लॉयड होगा उतना ज्यादा क्राइम बढ़ेगा। खास तौर से जो पढ़ा लिखा नौजवान है, अगर वो अनएम्प्लॉयड रहेगा तो क्राइम भी उतना ही बढ़ता जाएगा। जैसा कि हमने जूरिस्प्रूडेंस में भी पढ़ा है कि क्राइम इसलिए बढ़ता है, एक तो इंसान क्रिमिनल प्रवृत्ति का होता है इसलिए क्राइम बढ़ता है। नाहिद, मेरा सवाल दूसरा था। नाहिद, ये विषय अलग हो जाएगा, एक मिनट रोकूंगा। मेरा सवाल बिल्कुल दूसरा था। मैं तो बीच तराजू लिए बीच बाजार खड़ा था। मैंने तो सीधी सपाट बात कही, 20 साल में सबकी सरकारें रह ली, छोड़ दो कांग्रेस को तो ठीक, सबका झंडा वहां फहरा लिया एनेक्सी पे, ठीक। चपरासी से लेकर ऊपर तक की हर भर्ती में लठ चला, हर भर्ती में टीयर गैस, पानी, बौछार, अदालत, मुकदमा, खेत बेचना। मैं पूछ रहा हूं आप लोग क्या करते हो? ये क्या गोलमाल करते रहे भाई? क्या घोर माटा है कि हर भर्ती अटकी, तमिलनाडु में नहीं अटकी, महाराष्ट्र में नहीं अटकी, कर्नाटक में नहीं अटकती, यहीं क्यों अटकती है? मेरा बड़ा मासूम सा सवाल था, छोटा सा भाई। बाकी रोजगार और अपराध समाजवादी करेंगे जी। नहीं, मैं ये बताना चाह रही थी कि जितना ज्यादा लोग अनएम्प्लॉयड रहेंगे क्राइम उतना बढ़ेगा। हालांकि समाजवादी पार्टी की सरकार में समाजवादी पार्टी की सरकार में 4,58,000 लोगों की नौकरियां दी गई हैं। हमारी सरकार में 4,58,000 नौकरियां दी गई हैं अग्निहोत्री जी, और नौकरियों पे हमारे राष्ट्रीय विदेश मंत्री अखिलेश यादव जी का ज्यादा फोकस रहा है। वो हमेशा से सजग रहे हैं, क्योंकि वो इस बात को ठीक है। आप रुको, आगे बात आगे। मुश्किल ये है,
हमारे सारे तो मित्र, जितने प्रवक्ता हैं हर दल में, उनके नेता मेरे मित्र। अब ऐसे ऐसी बात इस मंच पर कई बार आ जाती है कि मैं सोचता हूं कि छोड़ो, लेकिन छोड़ना भी फिर लगता है मैं इस व्यासपीठ पर के साथ न्याय नहीं करूंगा। मैंने कभी ऐसे आंकड़ों को तवज्जो नहीं दी। मुलायम सिंह जी की सरकार ने कहा हमने 10 लाख नौकरी दी, मायावती जी की सरकार ने कहा हमने 15 दी, आप कह रही 4.5 दी, ये मनोज जी अभी बताएंगे कि 15 लाख 10 लाख दे चुके, 15 लाख और देंगे। ठीक, बिहार में भाजपा ने लिखा कि 19 लाख देंगे, तेजस्वी कह रहे 10 लाख देंगे। हम जब गाजियाबाद से गाजीपुर और बस्ती से बहराइच तक घूमते हैं तो हमको लड़के बताते नौकरी किसने किसको कितनी दी। आप लोग बड़े लोग हो, सरकारें चलाते हो, लेकिन थोड़ा बहुत ज्ञान हम भी रखते हैं, हम भी जनता से बात करते हैं, पूछते हैं कि बच्चा मिली नौकरी। इसलिए ये आंकड़े बाबू आप लोगों को पकड़ा देते हैं, आप लोग इनका वाचन करने लगते हो। ये ठीक नहीं है। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है। दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। जब सब इतनी लाखों लाख दे गए तो ये मुकदमों में कौन सी भर्ती फंसी है? मेरे घर की। ये बात ठीक नहीं। जावेद अहमद साहब, मेरा मूल सवाल, ढांचागत कमी कहां है? ऐसी ही मास्टर की भर्ती, लेखपाल की, सिपाही की, दरोगा की, होमगार्ड की, सबकी भर्ती हर प्रदेश में होती है। कोई अलबेली उत्तर प्रदेश में नहीं होती। भर्ती हो जाती है, बच्चे ज्वाइन कर लेते, किसी को पता भी नहीं चलता, अखबार में खबर भी नहीं आती। क्या उत्तर प्रदेश में एक भर्ती उतनी गूंज पैदा करती है जैसे जनरल इलेक्शन हो। लाठी भी चलेगी, धरना भी होगा, प्रदर्शन भी होगा, मुकदमे भी होंगे, कुछ लोगों के आत्महत्या करने की खबर भी आएगी, और बाद में हजारों के खेत बिकेंगे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की फीस में। ऐसा प्रदेश देश में और कहीं क्यों नहीं होता? और यहां क्यों होता, मैं समझना चाह रहा हूं। जावेद अहमद। नहीं, अमिताभ जी, निश्चित रूप से अमिताभ जी आपकी बात सत्य है। यहाँ जो उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 3 दशकों में जिस तरीके की राजनीति हुई है और जिस तरीके की नौकरशाही है, ये इन दोनों के नेक्सस ने परीक्षा संस्थाओं की मर्यादा को भी ध्वस्त कर दिया है, और ये निजी लाभ के चक्कर में इन बच्चों पर लाठी चटकती रही, अदालत के चक्कर लगाते रहे, इनका जवानी खराब हुई। ये राजनीति में जिस तरीके से अस्थाई स्वार्थ के लिए शॉर्टकट रास्ते जो अपनाए गए, ये उसका बहुत बड़ा कारण है। नौकरशाही अपने ढंग से चलती है। उत्तर प्रदेश में पिछले 3 दशक में नौकरशाही ने राज सत्ता को अपने ढंग से संचालित करने का काम किया है, और यही कारण है कि जो आप बिल्कुल शुद्ध भारतीय खांटी भाषा में जिस तरीके से इन विषयों पर डिबेट करा रहे हैं, वो आम आदमी की जो इच्छाएं हैं, जो आम आदमी का दर्द है, वो झलकता है। वो दर्द जो झलक रहा है, आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, उससे किसी को कोई इनकार नहीं हो सकता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला सर माथे पर है, लेकिन जो गुणवत्ता के साथ जो शिक्षा की बात हो रही है, क्वालिटी एजुकेशन की बात हो रही है, इसी उत्तर प्रदेश की सरकार ने हाई कोर्ट में शपथ पत्र दाखिल किया कि कितने एब्सेंट बच्चों को नियुक्ति पत्र दे दिए गए। सरकार ने कहा हम जांच कराएंगे। तो कहीं ना कहीं खेल है, इन बच्चों को नौकरी मिलेगी। 37,000 का रास्ता साफ हुआ। इन बच्चों के साथ, नौजवानों के साथ पूरी कांग्रेस की संवेदना है, और जो जीत के आए हैं इनको बधाई भी है। लेकिन साथ साथ यह है कि शिक्षा मित्रों के भविष्य का क्या होगा। अगले साल चुनाव है, उत्तर प्रदेश में भर्ती कब निकलेगी, इस साल तो कुछ अमिताभ जी हो नहीं पाया, और इनका भविष्य चौपट होगा। सरकार ने नौकरी दी है, वो सरकार कोई भी हो, कुर्सी नाम बदल जाने से नहीं बदलती। इन शिक्षा मित्रों का समायोजन निश्चित रूप से सरकार की वरीयता होनी चाहिए। अगर वरीयता नहीं है तो ये शिक्षा मित्रों के साथ धोखाधड़ी होगा। समय मुझे ब्रेक भी लेना, मुझे मनोज मिश्रा जी मुझे पास है ना। उससे पहले एक बात और कह दूं, मैं अपनी बात और साफ कर दूं ताकि भ्रम नहीं रहे। नारायण दत्त तिवारी के समय तक उत्तर प्रदेश कर्मचारी विहीन तो था नहीं, 89 तक।
मास्टर भी भर्ती होते थे, रिटायर होते थे तो भर्ती होते थे। बाबू, चपरासी, लेखपाल, पटवारी, तहसीलदार, एसडीएम, ये सब भर्ती होते थे ना मनोज बाबू, है? कभी कोई मुकदमा सुना, लाठी चली, गोली चली, आत्मदाह कभी सुना? खेत बिक गए लोगों के, मुकदमा लड़ते लड़ते ऐसा सुना? भर्ती में कौन सा वायरस आ गया, कोरोना का बाप, उसके बाद से 2-2 लाख भर्ती मैंने कैंसिल होते देखी। नाहिद लारी भी संज्ञान ले, 2 लाख सिपाही की भर्ती खत्म हो गई, पागल हो गए 2 लाख परिवार। उनमें से तमाम तो ऐसे थे, मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं तो व्यक्तिगत जितना जानता हूं उतनी बात कहता हूं, कबीर हूं उस मामले में, कि तू कहता है कागज लेखी नाहिद, और मैं कहता हूं आंखन देखी। कितनों ने रिश्वत का पैसा का घर बेच के दिया था, वो सब सड़क पर आ गए। कहीं आपने सुना देश में किसी प्रदेश में झटके में 2 लाख भर्ती कैंसिल? कहीं सुना 1,72,000 लोग सड़क पर? मनोज बाबू, कहीं सुना विश्व में? जी मनोज जी। जी हाँ अमिताभ जी, हम 1 मिनट में आपको इतिहास का बता दें। आपने नरेंद्र तिवारी जी की बात करी थी, उस सरकार की, तो मैं कह दूं कि जब भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में पहली बार सरकार आई थी माननीय कल्याण सिंह जी के नेतृत्व में, उस समय उन्होंने भर्ती परीक्षाओं में काम किया था। ये कहा था कि इंटरव्यू का जो अंक है वो कम किए जाएंगे, और उसकी मिनिमम सीमा तय कर दी थी कि इससे कम किसी को नहीं दिए जाएंगे। और दूसरी चीज उन्होंने ये कही थी कि जो उत्तर है, उत्तर कॉपी, उसकी एक फोटो कॉपी अभ्यर्थी को मिलेगी, एक कॉपी जचने जाएगी, ताकि अभ्यर्थी उससे मिलान कर सके। तो ये पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया श्रीमान कल्याण सिंह जी की देन है उत्तर प्रदेश को। और दूसरी बात यह है कि जितनी भर्ती प्रक्रियाएं फंसी थी वो काफी हद तक सुलझा ली गई है या सुलझने की प्रक्रिया में। योगी जी की सरकार जो 69,000 भर्तियों में उलझी हुई थी, जिसको हम लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सुलझा के दम लिया। अब रहेगी शिक्षा मित्रों की बात, तो उनको श्रीमान सतीश द्विवेदी जी ने और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये आश्वस्त किया है कि अगली भर्ती परीक्षा में उनको मौका दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो अभी लारी जी कह रही थी, उसके संदर्भ में एक बात और कहना चाहता हूं कि जो भर्ती प्रक्रियाओं में सर्वाधिक भ्रष्टाचार हुआ, ये उनकी ही सरकार में हुआ, अनिल यादव के सौजन्य से, जो उस समय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष थे। और दूसरी बात, उस समय जितने आयोग और भर्ती बोर्ड समाजवादी पार्टी की सरकार में थे, सबके अध्यक्ष या सदस्य भ्रष्टाचार के आरोप में माननीय उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा हटाए गए थे। यह प्रमाण है उत्तर प्रदेश के पास। तो इन भर्ती प्रक्रियाओं में भ्रष्टाचार, व्यवस्थित भ्रष्टाचार अगर किया गया और झोले में लेके नौकरियां बेची गई, वो समाजवादी पार्टी की सरकार की देन है। ठीक है, मुझे ब्रेक पर जाना, नहीं आएंगे आपके पास, आएंगे, धैर्य रखो, आएंगे। हाँ, हमारे यहाँ बिल्कुल न्याय होगा। सब कह रहे हमने लला को दूध मलाई खिलाई और लला मर गया कुपोषण से। आप सब पर मैं निख्यावर हुआ, राजनेताओं पर। आहा, गौतम बुद्ध क्या आत्मा है, वाह 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 वाह। कह रहे भैया खूब मालिश की, खूब मक्खन मलाई खिलाया, और भैया की जब मर गए तो जांच कराई, पता लगा कुपोषण में मर गए। सबने अच्छा किया, तो ये भर्ती हमने अटका दी भाई। बोलो ना कि अमिताभ अग्निहोत्री ने अटका दी सारी भर्ती 30 साल से। आप सब तो गौतम बुद्ध हो, गंगा नहाए हो और हाथ में तुलसी का पत्ता भी रखते हो, परम पवित्र। गौतम भी आप हो, कपिल भी आप हो, कणाद भी आप हो, व्यास भी आप हो, सारे ऋषि आप ही हैं। ये भर्ती कौन पाकिस्तान वालों ने लटकाई है? और अभी हमको किसी बच्चे ने भेजा था एक बना के पूरा ड्राफ्ट, मैंने कहा एक बार भेजो देखूं क्या है। जो मुझे स्मरण आ रहा है, हो सकता है एक आध नंबर ऊपर नीचे मनोज भाई, 22 भर्तियां अभी लटकी हुई हैं, 22। उसने पूरा सिलसिला लिख के भेजा था मुझे, है ना। मामला इतना सरल नहीं है। ब्रेक के बाद फिर आते तो इसी मसले पर बात करते हैं। तो क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 69,000 शिक्षक भर्ती के इस मामले से बादल छट गए? क्योंकि ये उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश में भर्तियों का क्या असर होता है, सब ने देखा। चर्चा इसी पर सीधे चल रहा है अमिताभ जी के पास, प्लीज सर।
देखिए सरकारी कोशिशें और उनके दावे, उनके परिणाम, इन सब की ही सबसे अच्छी मूल्यांकनकर्ता जनता खुद होती है। नेताओं की भूमिका वकील जितनी हो सकती है कि अदालत में अपना केस रख दीजिए, निर्णय तो जनता से बेहतर कौन जानता है। अगर उसको मीठा खाने को मिला है तो वो मीठा बताएगी, कड़वा खाने को मिला तो कड़वा बताएगी। ना मेरी मानो ना किसी और की मानो। मुझे लगता है आज इस बहस में एक बड़ा मुद्दा शिक्षा मित्रों का के लिए क्या व्यवस्था हो, इस पर भी इस बहस के उत्तरार्ध में मैं चाहता हूं एक प्रश्न सबके सामने रखूं। मेरी संवेदना कहती है, और इसके लिए मैंने इस टीवी के दायरे से हटकर भी प्रयास किया, सरकार के स्तर पर भी कई बार कई चरणों में। अदालतें क्या करती हैं, भर्ती कब आएगी, नहीं उसमें कब अवसर मिलेगा, कौन सफल होगा कौन असफल होगा, ये विषय भी छोड़ देते हैं एक क्षण के लिए। क्या हम शिक्षा मित्रों को, क्योंकि अब जो शिक्षा मित्र होंगे, मेरी बात पर ये कौशल जी ज्यादा बेहतर रोशनी डालेंगे, मुझे लगता है वो अपने जीवन की नौकरी की अवधि की बहुत सारी अवधि तो वैसे पूरी कर चुके इसी संघर्ष में। बिल्कुल किसी के पास अब 30-35 साल की 40 साल की नौकरी नहीं होगी, 30 साल की। अब जो सेवा काल उनका है, उस सेवा काल में एक बेहतर मानदेय के साथ सम्मानजनक ढंग से क्या हम उनको सेवानिवृत्ति तक ले जा सकते हैं, क्योंकि उसमें किसी अदालत का कोई हस्तक्षेप नहीं है। मैं मनोज भाई आप ही से बात शुरू करूंगा, क्योंकि आपकी पार्टी सरकार में है। यह मेरा निवेदन भी है, आग्रह भी है। इसमें ना सुप्रीम कोर्ट कोई रोक लगा सकता है, ना हाई कोर्ट जी। ये सरकार के, किसी भी सरकार के हक और हकूक का मामला है। जी जी, एक्चुअली आवाज थोड़ी डिस्टर्ब हो रही थी अमिताभ जी, फिर भी जब मैं गैस कर पा रहा हूँ। जी, आपने साफ सुथरी भर्ती प्रक्रिया की बात करी है। नहीं, भर्ती प्रक्रिया समाप्त हो गई। अभी मैंने ये बात कही नहीं कि शिक्षा मित्रों के जीव जितना उनका सेवा काल बचा है, आगे क्या होगा, नौमन तेल होगा, राधा नाचेगी, छोड़ दो, जब नाचेगी तो देखेंगे। आज क्या हम, यानी उत्तर प्रदेश ये कर सकता है कि उस बचे हुए सेवा काल के लिए शिक्षा मित्रों को एक सम्मानजनक बेहतर मानदेय और सम्मानजनक कार्य करने की परिस्थितियां दे सकते हैं हम लोग? जी, क्योंकि इस पर सरकार के पास पूरे अधिकार है। जी देखिए, आपने बहुत जायज प्रश्न उठाया है और ये संभव है, ऐसा नहीं कि संभव नहीं है, और इसी उत्तर प्रदेश में संभव है। देखिए, जो सबसे बड़ी 69,000 भर्ती में प्रॉब्लम थी वो ये थी कि तय नहीं हो पा रहा था कि इसकी भर्ती प्रक्रिया आगे कैसे बढ़े, किनका चयन होगा, क्योंकि मामला न्यायालय में विचाराधीन था, पहले उच्च न्यायालय में, फिर सर्वोच्च न्यायालय में। तो ये आज ये आकाश साफ हुआ है कि अब भर्ती प्रक्रिया किस दिशा में चलेगी। देखिए, योगी जी की सरकार युवाओं के प्रति संवेदनशील सरकार है, और संवेदनशीलता का परिणाम यह है कि पहला ऐसा मुख्यमंत्री मैंने देखा है, जब से मुझे याद है, कि जिसने भर्ती बोर्डों आयोगों के अध्यक्षों को बुलाकर ये कहा कि भर्ती प्रक्रिया तेज करो। ये इसीलिए था कि युवाओं की आकांक्षाओं को साकार रूप दिया जा सके। तो इसी क्रम में मुझे लगता है कि योगी सरकार और सतीश द्विवेदी जी जो मंत्री हैं माननीय बेसिक शिक्षा के, दोनों लोग इस पर गंभीरता से विचार करेंगे, और ये संभव है, इसको असंभव नहीं कह सकते। ठीक। दिनेश शर्मा जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी। उस कमेटी को कुछ इनपुट मुझसे भी चाहिए थे, हम लोग बैठे, बात हुई, फिर वो कमेटी परवान नहीं चढ़ पाई, इसलिए मैंने आज ये विषय यहां उठाया। नाहिदलारी अब पॉलिटिकल उससे अलग हटके, किंतु परंतु आग्रह पूर्वाग्रह से, ये हमारे सूबे के, हमारी जमीन के बच्चे हैं, भाई हैं, बहनें हैं। अदालत ने क्या कहा छोड़िए, अदालत जाने। क्या हम लोग इनके लिए सम्मानजनक कार्य की परिस्थितियां और एक ऐसा मानदेय जो इनके जीवन यापन को सहज और सुरक्षित बनाए, वो तय करने की पहल नहीं करें?
बिल्कुल अमिताभ अग्निहोत्री जी, आपकी बात एकदम सही है। मैं आपकी बात से पूर्ण रूप से सहमत हूँ। आप देखिए कि आज भी कुछ शिक्षा मित्रों ने मुझे कांटेक्ट किया था, जो उनके मन में शंकाएं हैं अगले साल को भर्ती प्रक्रिया को लेकर। तो उसपे मैंने उनको यही कहा कि भाई आप सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर कर सकते हैं, बाकी आगे सुप्रीम कोर्ट समझेगा क्या करना है। क्योंकि समाजवादी पार्टी की सकारात्मक सोच है, हम समस्याओं का समाधान निकालने की बात करते हैं। भाजपा की जैसे हमारी वोटों की सोच नहीं है, इसलिए मैंने उनको एक सकारात्मक सुझाव दिया, वो भी कानून के दायरे में रहती है। अभी भाजपा के प्रवक्ता जो है भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे अग्निहोत्री जी, तो भाजपा के मुंह से तो भ्रष्टाचार की बातें अच्छी नहीं लगती। उनके तो एक राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री के ठीक है भाई, कहा नाइट बहुत पुरानी बात कहा जा रहा है। ठीक है, आज शिक्षकों तक रहो महाराज, आज शिक्षकों तक रहो, भर्ती तक रहो, फिर बंगारू लक्ष्मण तक फिर कभी चलेंगे, फिर चलेंगे नाइट, फिर कभी चलेंगे, फिर कभी आएंगे वो सूची। ठीक है, ठीक नाइट फिर। अरे रुको भाई, रुको दादा, रुको। जावेद भाई, मेरा सवाल बहुत सात्विक था, लेकिन राजनेताओं के साथ एक बड़ी समस्या होती है, वो कहीं ना कहीं से खूंटे से बांध देते हैं लाके भैंस को, कहते नहीं खूब भैंस तो यही बंधेगी। आप विषय चाहें चाइना का उठाओ, वो अपने आंगन में ले आएंगे खींच के विषय को, कोरोना को उठाओ तो ले आएंगे, किसी का उठाओ वो अपने आंगन में ले आएंगे, कहेंगे अब हम तो यही खेलेंगे। जैसे हरियाणा की तरफ जाओ तो ट्रक के पीछे लिखा होता यूं तो ऐसे ही चलेगी, तो वैसे ही राजनेता है, उनकी एक अपनी सहज स्वाभाविक गति है। जावेद भाई, मेरा सवाल था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई इनको हम टीचर नहीं बनाएंगे, अब शिक्षा मित्रों को, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट पे बस नहीं, उसका आदेश मानना भी है, ठीक है, सिर बात है। लेकिन किसी भी राज्य सरकार को इस पर कोई अदालत रोक नहीं लगा सकती कि हम उनको एक नया नाम दे दें और चाहे जितना मानदेय तय कर दें। सरकार मानदेय कितना दे, इस पर कोई अदालत निर्णय नहीं कर सकती ना, ये सरकार का प्रेरोगेटिव है। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते जी? जो शिक्षा मित्र अभी तक समायोजित नहीं हुए पूर्णकालिक अध्यापक में, सहायक शिक्षक में, उनके लिए एक बेहतर मानदेय के साथ एक सम्मानजनक व्यवस्था। जावेद भाई जी, देखिए अमिताभ जी, जो आपने कहा, मैं बहुत क्षमा के साथ कि आप पंच हैं इस समय हमारे जी, और पंच वो भी फरखाबादी हो तो फिर क्या कहना है। हम अपने आंगन में खींच के नहीं ले जाएंगे, ये गंभीर विषय है, कोई राजनीति का विषय नहीं है, ये बच्चों के भविष्य का विषय है, जो हमारे शिक्षा मित्र हैं उनके भविष्य का विषय है। निश्चित रूप से आपने जो बात कही है, एक तरफ अगर घना अंधेरा छटा है तो दूसरी तरफ घने अंधेरे में कितने कितने शिक्षा मित्र जो है उसकी चपेट में आ गए हैं। ये सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार का कर्तव्य है कि जिन्होंने वर्षों सेवा की है, अपनी स्थायी नियुक्ति के लिए इनके साथियों ने कितने लोगों की जीवन लीला समाप्त हो गई है। ये वही भारतीय जनता पार्टी है। मैं राजनीति नहीं कर रहा हूं, लेकिन विधानसभा चुनाव में मोदी जी ने क्या कहा था कि शिक्षा में, अमित शाह जी ने क्या कहा था कि 24 घंटे में हमारी सरकार बनते फैसला होगा। तो क्या इनको सेवा मुक्त करने के फैसले की बात थी? आज सरकार की जिम्मेदारी है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये भर्ती का रास्ता खुला है, एक तरफ घना अंधेरा छटा है, तो दूसरे हमारे जो शिक्षा मित्र साथी हैं ये घने अंधेरे में ना जाएं, इनका भविष्य अंधकार में ना हो। और आपकी बात से 100% सहमत हूं। ठीक है जावेद भाई, 100% सहमत हूं कि मानदेय पर हो या किसी चीज पर हो, इनका समायोजन अगली भर्ती के पहले निश्चित रूप से हो जाना चाहिए। 5 सेकंड में अमिताभ जी एक बात कहना चाहता हूं। मनोज भाई कह रहे थे कि हमने बड़ी पारदर्शी भर्ती की प्रक्रिया शुरू की, कल्याण सिंह जी के जमाने का उदाहरण दे रहे थे, लेकिन मनोज भाई योगी जी ने उस पारदर्शी व्यवस्था को पर कार्बन चढ़ा दिया है। आपको हलफनामा माननीय उच्च न्यायालय में देना पड़ा कि जो लोग absent थे उनकी भी नियुक्तियां हो गई है 31,000 में। हम जांच कराएंगे ऐसी स्थितियां क्यों आई? ठीक भाई, केवल राजनेता नहीं, ये 2 लोग पक्षकार हैं, इनकी बात भी सुनो। राजनेता के पास बहुत मंच है, ये लोग तो हमारे परिवार के सदस्य हैं, इनके लिए तो ये मंच रहने दो। आलोक चौधरी, आपको बधाई।
जो लोग सुप्रीम कोर्ट के आज के निर्णय के बाद सहायक अध्यापक बनेंगे उन सबको बधाई। लेकिन मुझे लगता है अभिभावक होने के नाते उत्तर प्रदेश को यह जरूर सोचना चाहिए कि हमारा जो दूसरा बेटा है उसके जीवन में अंधेरा पूरा ना हटे तो कुछ छटे तो। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं ना चौधरी साहब? बिल्कुल सर मैं सर कोई भी प्रॉब्लम सर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बात, मैं पूरी तरह से सर मुझे बहुत सहानुभूति है। मेरे भाई उसमें इतने सीनियर हैं सारे कि वो मेरे कोई बड़ा भाई है, कोई छोटा भाई है, कोई इतना है बेचारा कि वो 45 साल के हो गए हैं, तो मुझे उनसे पूरी संवेदना है। पर सर जजमेंट आने के बाद सर एक ही पक्ष जो है खुश रह सकता था। दूसरी बात जो सर आपने बोला है तो ये डेफिनेटली सर गवर्नमेंट के हाथ में है कि जैसे कि आप, मेरा तो बोलने का अधिकार नहीं है सर, जैसे कि आपने बोला कि मानदेय रुका है तो मानदेय अपना या भी जो भी जैसे है, बाकी सर मुझे भी संवेदना पूरी तरह से है सर। और सर आदरणीय मनोज जी से एक मेरी रिक्वेस्ट और है, और R9 टीवी से भी, कि जितने तीव्रतम गति से 31,661 उन्होंने पूर्ण की है, उसी प्रकार से 37,339 पोस्ट को भी जल्दी से जल्दी भरा जाए। और हमारे ये भी एक प्रकार से अभिभावक हैं ही, जो कांग्रेस के हैं या फिर जो अभी समाजवादी पार्टी मैम जो बोल रही हैं, तो इनको भी कम से कम हम लोगों के प्रति एक शब्द तो बोलना ही चाहिए ना जी। ठीक बात, हाँ मैम, सर इनको भी एक शब्द हम लोग के बोलना चाहिए। हम भी इनके समय कम है बाबू, आगे बात आ गई, रुक आगे बात। कौशल भाई, व्यवहारिक सच ये है सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सुप्रीम ही होता है। ठीक है सर। सारी सरकारें, सारे मीडिया सब उसके अधीन आती है। जी। उसका निर्णय सिर माथे, मैं इतना ही बोलता हूं। लेकिन हाँ, एक रास्ता है, शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक तो नहीं बनाया जा सकता एक दस्तखत से, कोई सरकार नहीं बना सकती जी। लेकिन उनके जीवन में, उनके घर की देहरी पर एक दिया तो रखा जा सकता है। कौशल भाई, सरकार यदि चाहे जी तो दिया नहीं सर, दीपावली भी मनवा सकती है जी। और इसका रास्ता हम सीधा रास्ता है। इस समय प्री प्राइमरी का जो कॉन्सेप्ट आया है, जब आंगनबाड़ी कक्षा जो मात्र कक्षा 10 पास हैं उनके लिए मौका दिया जा रहा है। शिक्षा मित्र ग्रेजुएट हैं, बीटीसी दूरस्थ बीटीसी किए हुए हैं, साथ में अधिकांशतः शिक्षा मित्र टीईटी भी कर लिए हैं, उनके लिए इसमें मौका दिया जाए। शिक्षा मित्र शुरू से ही कक्षा 1 और 2 को उसको नियुक्ति की गई थी, और कक्षा 1 और 2 आज प्री प्राइमरी में। प्री प्राइमरी का कॉन्सेप्ट है नर्सरी के 3 वर्ष हैं और प्लस 1 to कक्षा 1 कक्षा 2। इसके साथ ही साथ दूसरा विकल्प ये भी है, जो माननीय उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी के अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी, उसमें हम भी उपस्थित थे, और जो सुझाव दिए गए थे उनको उन्होंने पूरी सहमति दर्शाई गई थी, जिसमें यह कहा गया था कि इनका जो सेवा काल है वो 62 वर्ष कर दिया जाएगा अध्यापक के बराबर। इनको जो सुविधाएं हैं वो दे दी जाए, साथ ही जितना संभव हो अधिकांश उतना उनका मानदेय बढ़ाने के बाद में एक वार्षिक वेतन वृद्धि इनको जोड़ दी जाए, जिससे इनका समय समय पर इनकी जो मानदेय बढ़ाने की मांग है वो भी सॉल्व कर दी जाए। उसमें बार बार ये नहीं होगा लगातार धरना प्रदर्शन, उसकी कहीं कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मानदेय भी बढ़ता रहेगा और इतना मानदेय हो जिससे इनका अपना जो जीवन है सही सहजता से चल सके। ठीक बात। तो ये कई विकल्प है। अब उसके बाद ये ठीक, प्राइमरी का कॉन्सेप्ट आया है। कौशल जी आपको रोक रहे हैं, वक्त इजाजत नहीं दे रहा है। अमिताभ जी के पास चल रहे हैं, संपादक की टिप्पणी से प्लीज। मेरे लिए आज बड़ा धर्म संकट है। मैं उस मां या पिता के रूप की भूमिका में खड़ा हूं, यहां इस मंच पर बैठा हूं, जिसका एक पुत्र प्रसन्न है, दूसरा उदास है। बाप क्या करे, उदासी मनाए या प्रसन्नता मनाए? जो उदास है उसकी आंख के नीचे अपनी हथेली रखे, या जो प्रसन्न है उसको लड्डू खिलाए? बड़ी असहज स्थिति है। इसलिए आज मैं ये प्रसंग लेके आया। मैं एक सुझाव रखता हूं मनोज भाई, ये सुझाव मैंने दिनेश जी को भी दिया था।
25,000 रुपए के आसपास का मानदेय न्यूनतम होना चाहिए, कम से कम। सेवानिवृत्ति की आयु तक वह इनको सुरक्षित मिलता रहेगा, इसकी गारंटी हो सकती है। इसमें कहीं कोर्ट का कोई निर्णय आड़े नहीं आता। और उस मानदेय को सरकार एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर यानी कार्यकारी आदेश के जरिए, उसके लिए बिल की जरूरत नहीं, डीए से जोड़ दे। वो सैलरी होगी नहीं, क्योंकि सैलरी जैसे राजकोष से जाएगी वैसे अदालत आ जाएगी बीच में। सैलरी शब्द आप लिखेंगे, मानदेय में दिक्कत नहीं। आखिर ये जो सलाहकार बनाए जाते हैं, राजनीतिक पोस्टिंग्स होती हैं, ये पोस्ट नियुक्तियां अदालत से क्यों परे रहती हैं? क्योंकि किसी संवर्ग में एम्प्लॉय नहीं होते शासन के। ये पर्यावरण मंत्रालय में सलाहकार, विज्ञान एवं तकनीकी में सलाहकार, आबकारी में सलाहकार, कुछ ना कुछ आयु बना दो और एक उनका भत्ता फिक्स कर दो, भाई इतना पैसा मिलेगा। ऐसी व्यवस्था अगर हो जाए, वो सरकार तय कर ले शिक्षा मित्रों के साथ बैठकर, 25,000, 30,000, 35,000 जो भी एक राशि पर हो जाए, लेकिन हां उस राशि को महंगाई के साथ संबद्ध कीजिए, जैसे डीए के साथ सैलरी संबद्ध है सरकारी। अगर महंगाई बढ़ेगी तो उसी के अनुपात में मानदेय बढ़ जाएगा। क्या हम इतना नहीं कर सकते? अब तो बहुत बड़ा प्रदेश है हमारा, 5 लाख करोड़ के आसपास का बजट है हमारे प्रदेश का। ये 1970 का उत्तर प्रदेश नहीं है ना महाराज, बड़ा प्रदेश है, हम समर्थ हैं। अब वो दारिद्र्य का युग चला गया, और ये कोरोना नहीं आया होता तो ऐसी कोई समस्या थी ही नहीं। मैं निवेदन करूंगा मनोज जी सरकार से, इस मंच से, इन शिक्षा मित्रों के लिए कुछ निर्णायक होना चाहिए। हम कैसे उस घर में सोएं जिसमें एक कमरे में उल्लास है, दूसरे में उदासी है। और हम तो भाई गांव देहात के आदमी, हम तो इतना ही जानते हैं कि सरकार माई बाप होती है। गांव में चले जाइए, आज भी लोग माई बाप बोलते हैं। बिल्कुल। तो माई बाप को तो ख्याल रखना ही चाहिए। जो बेटा उदास है उसकी आंख के नीचे हथेली आनी चाहिए सत्ता की, ताकि उसकी आंख से आंसू गिरे तो हथेली पर गिरे। बाकी राजनीतिक बातें चलती रहेंगी, किसने क्या कहा, किसने कहा भाषण दिया, किसकी क्या खबर छपी, कौन अच्छा किया कौन बुरा किया, उसमें मैं नहीं पढ़ना चाहता। वो तो अंतहीन सिलसिला है, वो राजनेताओं का विषय है, मैं उसमें पढ़ना भी नहीं चाहता। आज मैं बिल्कुल अपनी आत्मा से बोल रहा हूं। ये जो इतने तमाम शिक्षा मित्र भाई बहन दिवंगत हो गए, उनके प्रति इस प्रदेश की श्रद्धांजलि भी होगी यह, अगर ऐसा हो जाए। हम मुंह नहीं मोड़ सकते। ऐसे कृतज्ञता हम कैसे कर सकते हैं कि प्रदेश अपनी संतान से मुंह मोड़ लेना। इसलिए मैं करबद्ध प्रार्थना करूंगा। बाकी भर्तियों को पारदर्शी बना रहे हैं, और बनाइए, गतिमान बनाइए, उनमें गति आए जी, नौजवानों को अच्छे से नौकरी मिले, योग्य लोग नौकरी में आए, सारी बातें अच्छी। मेरी शुभकामनाएं प्रदेश सरकार को। एक विनती मेरी स्वीकार करिए, शिक्षा मित्रों के लिए कुछ निर्णायक करिए, जिससे उनको सम्मान मिले, वो जीवन ठीक से जी पाए, अपने परिवार का भरण पोषण कर पाए सम्मान के साथ। अदालतों के फैसलों को छोड़ दीजिए, इस बात में तो कोई इनकार नहीं कर सकता कि किसी 18-20 साल दिए हैं इन लोगों ने। बिल्कुल, प्राइमरी स्कूल के ताले खोले हैं इन्होंने जाकर। नहीं, मास्टर कहां थे? कल्याण सिंह जी के समय में जब ये भर्ती शुरू हुई तो इसीलिए हुई, मास्टर थे ही नहीं।
तो जब इतना जीवन खपा दिया इन्होंने, अपनी जवानी दे दी उस पेशे में, तो अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम इनसे कहें कि जीवन के उत्तरार्ध में आप मन छोटा मत करिए, उत्तर प्रदेश आपके साथ है। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। अमिताभ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो कोर्ट में सरकार और शिक्षा मित्र दोनों तरफ से अपनी अपनी दलीलें पेश की गई। कोर्ट ने कट ऑफ की जंग का फैसला सुना दिया। कोर्ट का साफ कहना है कि बचे हुए पदों पर भर्ती भी सरकार द्वारा तय किए गए कट ऑफ के मुताबिक ही होगी। महापंचायत में आज इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए R9 TV के साथ।